बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में हमने यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की इस क्लास में एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो पहले ही परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो प्रश्न ऐसे हैं जो पहले ही परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न में ये पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है, उसका जो नामकरण किया है, उसको स्पष्ट कीजिए। आइए इसके बारे में बहुत आसान तरीके से जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और सटीक माना जाता है। शुक्ल जी का मानना था कि किसी भी समय का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का दर्पण होता है। चित्तवृत्ति से मतलब है यानी जनता की सोच और मन की दशा का आईना होता है। उनकी सोच, उनकी दशा का दर्पण होता है। जैसे जैसे जनता के विचार बदलते हैं वैसे वैसे साहित्य भी बदलता है। और शुक्ल जी ने काल विभाजन यानी समय को बांटने के लिए दो मुख्य आधार अपनाए। और वो कौन कौन से थे? पहला आधार था प्रधान प्रवृत्ति। उस समय की रचनाओं में जो डोमिनेंट ट्रेंड था उसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल का विभाजन किया। अर्थात उस समय किस तरह की रचनाएं सबसे ज्यादा लिखी जा रही थी, जैसे वीरता की, भक्ति की या श्रृंगार की, इसके आधार पर उन्होंने काल का निर्धारण किया। और इसके अलावा उस समय ग्रंथों की प्रसिद्धि कि किसी समय काल में कौन सी पुस्तक, कौन से ग्रंथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे, इस आधार पर उन्होंने काल विभाजन करने का आधार बनाया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। अभी एक एक करके उनकी बात करेंगे। और उन्होंने हर काल के 2 नाम दिए हैं। पहला नाम तो समय के आधार पर और दूसरा नाम जो अभी हमने जाना उस समय जो ट्रेंड था यानी उस समय प्रवृत्ति जो थी उसके आधार पर। देखिए, वैसे तो ये प्रश्न अति लघु में आया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं इस हिसाब से जिससे कि यदि ये क्वेश्चन थोड़ा सा फेरबदल करके यदि लघु में या विस्तृत में भी आ जाए तो आप आराम से इसको लिख पाएं और आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में भी आ जाए। तो हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला काल है वो है वीरगाथा काल यानी आदिकाल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सबसे पहला नाम दिया वो था वीरगाथा काल या आदिकाल। इसका समय लगभग विक्रम संवत 1050 से 1375 तक माना जाता है। यदि आप ईस्वी निकालना चाहते हैं तो इनमें 57 वर्ष घटा दीजिएगा। इस समय देश में राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते थे और कवि राजाओं के दरबार में रहते थे, इसलिए वे अपने राजा की बहादुरी और युद्धों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे ताकि राजा खुश रहे। इसीलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा। ये वो काल था जब कवि राजाओं के दरबारी कवि हुआ करते थे। और जब कोई कवि किसी राजा का दरबारी कवि है तो वो कवि अपने राजा की बहादुरी का वर्णन करेगा अपने ग्रंथों में, अपने राजा के बारे में बातों को बढ़ा चढ़ा करके लिखेगा। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को कहा वीरगाथा काल। इसके बाद अगला काल है भक्ति काल या इसको हम कह सकते हैं पूर्व मध्य काल। इसका समय लगभग विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। यह वह समय था जब मुगलों के आने के बाद हिंदू जनता हताश हो गई और शुक्ल जी के अनुसार हारने के बाद मनुष्य के पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस काल में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास जैसे कवियों ने लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाया। इसके बाद अगला काल है रीतिकाल। इसको हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इसका समय लगभग विक्रम संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। इस समय तक आते आते कवि फिर से राजाओं के दरबार में पहुंच गए और कविताओं में अब सजावट, श्रृंगार और नायिका भेद पर जोर दिया गया। इस काल में कवि अपनी विद्वता दिखाने के लिए कठिन नियमों यानी रीति से कविता लिखते थे, इसीलिए इस काल को नाम दिया रीतिकाल। इसके बाद अगला काल है गद्य काल या आधुनिक काल। यह समय विक्रम संवत 1900 से बाद का है और इस काल में अंग्रेजों के आने और छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से बहुत बड़ा बदलाव आया। कविता के साथ साथ अब कहानी, नाटक और निबंध लिखे जाने लगे। शुक्ल जी ने इसे गद्य काल कहा क्योंकि खड़ी बोली गद्य का विकास इसी समय सबसे ज्यादा हुआ। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि शुक्ल जी के काल विभाजन की सबसे बड़ी खूबी उनका दोहरा नामकरण है। जो उन्होंने दो दो नाम दिए हैं हर काल को। उन्होंने सिर्फ समय नहीं देखा बल्कि उन्होंने यह देखा कि उस समय के कवि और जनता असल में सोच क्या रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए।
देखिए, छायावाद हिंदी कविता का स्वर्ण काल माना जाता है। हिंदी कविता का स्वर्ण काल माना जाता है छायावाद। और इसके चार सबसे महान कवि, जिन्हें हम छायावाद के चार स्तंभ या फोर पिलर भी कह सकते हैं, वो हैं सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। वैसे बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन हम यहाँ एक एक प्रसिद्ध रचना ले रहे हैं। इसके बाद दूसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये महाप्राण और विद्रोही कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है जूही की कली। तीसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है पल्लव। और चौथी है महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इन्हें दर्द और करुणा की कवित्री भी कहा जाता है। इनकी रचना है यामा। ये हमने केवल प्रसिद्ध रचनाएं ली हैं, वैसे बहुत सारी इनकी फेमस रचनाएं हैं। आप आंसर राइटिंग में इनकी एक एक प्रसिद्ध रचना भी लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा पर विचार कीजिए। आइए इसके बारे में समझते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मैंने कभी कागज स्याही नहीं छुई। इसलिए उनकी भाषा किताबी नहीं है, बल्कि बोलचाल की भाषा है। उनकी भाषा को विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे उनकी भाषा को कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि जैसे खिचड़ी में कई दालें और चावल मिलते हैं, वैसे ही कबीर की भाषा में कई बोलियों के शब्द मिले हुए हैं। उनकी बोली में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी फारसी, इन सभी के शब्द एक साथ मिलते हैं। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया। इसके अलावा इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है, क्योंकि कबीर संत थे और साधुओं यानी संतों की तरह जगह जगह घूमते रहते थे। वे घूमने के कारण जहां गए वहां के शब्द उनकी जुबान पर चढ़ गए और संतों द्वारा बोली जाने वाली इस मिलीजुली भाषा को ही क्या कहा गया? सदुक्कड़ी कहा गया। इसके अलावा कबीर को कहा गया वाणी के डिक्टेटर, यानी भाषा का तानाशाह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी भाषा का तानाशाह कहा है। इसका मतलब यह है कि कबीर भाषा के गुलाम नहीं थे, बल्कि भाषा उनकी गुलाम थी। वे जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते थे, उसे उसी रूप में कहलवा लेते थे, चाहे सीधे सीधे या फिर टेढ़े तरीके से। भाषा उनके सामने लाचार नजर आती थी। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, यदि आप कुछ ही शब्दों में इसका उत्तर देना चाहते हैं, तो कबीर की भाषा अनगढ़ और व्याकरण के नियमों से मुक्त है, लेकिन उसमें भावों को व्यक्त करने की अद्भुत ताकत है। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के शब्द शामिल हैं। वे वाणी के डिक्टेटर थे जो भाषा को अपने इशारों पर नचाते थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहां हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र या गिरिधर दास था और भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी का पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धूमिल की रचनाओं के नाम बताइए। सुदामा पांडे धूमिल अपनी विद्रोही और तीखी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आम आदमी के गुस्से और राजनीति की असलियत को अपनी कविताओं में दिखाया है। इनके 3 प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं जो काफी फेमस हैं। संसद से सड़क तक, ये काव्य रचना सबसे फेमस है। इसके अलावा कल सुनना मुझे, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं और इनमें से केवल संसद से सड़क तक ये ही इनके जीवन काल में छपी थी, इनके जीते जी छपी थी। बाकी ये दोनों इनकी मृत्यु के बाद आई। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं मोचीराम, जिसमें फेमस पंक्ति आती है, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इसके अलावा पटकथा, रोटी और संसद, इसमें पंक्ति आती है, एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी खाता है और 20 साल बाद। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लघु हैं, विस्तृत हैं। यदि आपकी परीक्षा से पहले पर्याप्त समय मिलेगा तो उनको भी मैं कराने का प्रयास करूंगा। बाकी यदि आपका कोई डाउट हो या आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं।